नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए लोक प्रशासन की सीरीज़ में आज हम देखेंगे लोक प्रशासन से संबंधित विचारधाराएं। महत्वपूर्ण टॉपिक है, कंप्लीट देखिएगा, पूरा आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, लोक प्रशासन का हम अध्ययन कर रहे हैं नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए। आज हमारा टॉपिक है विचारधाराएं। तो लोक प्रशासन की विचारधारा में हमारे सामने मुख्यतः हम जब अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने 4 प्रकार की विचारधाराएं हमारे सामने आएंगी जो कि लोक प्रशासन के अंतर्गत चल रही हैं। अब इस लोक प्रशासन की विचारधाराओं को हम कैसे समझ सकते हैं? हम ये समझ सकते हैं कि विद्वान जो हैं उनका अपना अपना क्या है, नज़रिया है। उस नज़रिए के हिसाब से वो जिस विचारधारा के से सहमत हो जाते हैं उसके वो समर्थक हो जाते हैं। तो यहाँ पर 4 विचारधाराओं की हम बात करेंगे और एक एक करके आपको अच्छे से सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की जाएगी। तो आप वीडियो पे बने रहिएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहली विचारधारा। पहली है दोस्तों संकुचित विचारधारा। संकुचित से आप शब्द का अर्थ ही आप समझ रहे हैं कि संकुचित मतलब छोटा, सिकड़ा हुआ, जो भी आप समझ सकते हैं। तो इस विचारधारा के जो समर्थक है दोस्तों वो हैं लूथर गुलिक, साइमन इसके क्या हैं, समर्थक हैं। संकुचित विचारधारा के लूथर गुलिक, साइमन समर्थक हैं। इसमें आपको फेयोल का नाम भी मिल सकता है, ठीक है, फेयोल का नाम भी मिल सकता है। तो इस विचारधारा के अंतर्गत लोक प्रशासन का दायरा क्या है, छोटा है। लोक प्रशासन का दायरा विस्तृत ना होकर संकुचित है, मतलब छोटा दायरा है। छोटे दायरे का मतलब ये हुआ कि लोक प्रशासन यहाँ पर केवल और केवल किस क्षेत्र तक सीमित है दोस्तों, कार्यपालिका तक सीमित है। किस क्षेत्र तक सीमित है, कार्यपालिका तक सीमित है। जबकि क्षेत्र तो 3 है बड़े बड़े, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। लेकिन ये संकुचित विचारधारा लोक प्रशासन को सीमित कर देती है केवल और केवल कार्यपालिका तक। कार्यपालिका तक कैसे सीमित कर देती है दोस्तों? यहाँ पर केवल कार्यपालिका के संगठन, उसकी कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जाता है। केवल उसके संगठन और उसकी कार्यप्रणालियों का अध्ययन किया जाता है संकुचित विचारधारा के अंतर्गत। समझ गए? संकुचित विचारधारा में मतलब लोक प्रशासन का दायरा बिल्कुल छोटा हो जाता है, एक संकुचित दायरा हो जाता है, जहाँ पर लोक प्रशासन के विषय में केवल और केवल एक क्षेत्र पर ही ध्यान दिया जाता है, उसी के संगठन और उसी की कार्यप्रणाली के ऊपर विचार किया जाता है। सारी गतिविधियाँ यहाँ पर कार्यपालिका के इर्द गिर्द ही होती रहती हैं। तो ये लोक प्रशासन का जो एक संकुचित विचार है, इसे आपको अच्छे से समझ लेना है। इसे आप अच्छे से समझ भी गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लोक प्रशासन का जो काम होगा कार्यपालिका तक ही सीमित होगा। इसी के संगठन, इसी की कार्यपालिका, इसी के इर्द गिर्द इनको देखना पड़ेगा, व्यवस्थाएं बैठानी पड़ेंगी। तो लूथर गुलिक के अनुसार इसका विशेष संबंध कार्यपालिका से है। गुलिक के अनुसार क्या कहा, संकुचित विचारधारा का विशेष संबंध किससे है, कार्यपालिका से, ठीक है। इतनी चीज़ समझने के बाद आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे कि लोक प्रशासन की संकुचित विचारधारा इसलिए है क्योंकि ये केवल और केवल एक क्षेत्र से जुड़ी होती है जो है कार्यपालिका, ठीक है दोस्तों। दूसरा देखिए, दूसरी विचारधारा है आपकी व्यापक विचारधारा। संकुचित के बाद व्यापक विचारधारा, एक छोटी विचारधारा हुई, एक बड़ी विचारधारा हुई। व्यापक विचारधारा अपने आप में सब कुछ समेट लेती है। संकुचित विचारधारा केवल और केवल एक के पीछे पड़ी रहती है, एक क्षेत्र के पीछे लगी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे व्यापक विचारधारा में, तो व्यापक विचारधारा के जो समर्थक हैं वो है दोस्तों आपके मार्क्स, विलोबी, पिफनर, इसके क्या हैं, समर्थक हैं। मार्क्स हैं, विलोबी हैं, पिफनर हैं, इसके समर्थक हैं। अब ये जो विचारधारा है इसमें लोक प्रशासन का दायरा क्या हो जाता है दोस्तों, बड़ा हो जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दायरा बड़ा हो जाता है। बड़ा दायरा होने का मतलब है कि यहाँ पर सरकार के जो तीनों अंग हैं जिनको हम पढ़ते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों के अंतर्गत इसका प्रवेश हो जाता है लोक प्रशासन का। और ये अपनी भूमिका एक विस्तृत विषय के रूप में निभाता है, क्या, लोक प्रशासन, ठीक है।
तो यहाँ पर हम व्यापक विचारधारा के अंतर्गत क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि सरकार के जो तीनों अंग हैं उनका यहाँ पर उनकी संगठन, उनकी कार्यप्रणाली का यहाँ पर अध्ययन, लेखा जोखा, ये सारी चीज़ें रखी जाती है। प्रबंधन तक देखा जाता है लोक प्रशासन में। तो यहाँ पर इनकी भूमिका विस्तृत रूप से अधिक बड़ी, महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तीनों अंगों तक ये फैल जाता है व्यापक विचारधारा के अंतर्गत। ठीक है साहब, इतनी सी बात थी, कोई खास इसमें ऐसा नहीं है कि समझने वाली चीज़ें हैं। बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि संकुचित विचारधारा का दायरा केवल और केवल कार्यपालिका तक और व्यापक विचारधारा का दायरा तीनों अंगों तक फैल जाता है। तीनों के ऊपर उनकी अध्ययन जिम्मेदारियां बन जाती हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए। एक आपके सामने एक फॉर्मूला आएगा। देखिए परीक्षा में का लगभग पोस्ट गोप से रिलेटेड प्रश्न आता ही रहता है। पोस्ट गोप में जो ये सात जो लेटर्स है इनके ऊपर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इनका अर्थ क्या होता है, ये किस चीज़ के लिए प्रयुक्त हुआ है, पोस्ट गोप के फॉर्मूले में निम्न में से कौन सा नहीं है, ये प्रश्न तो लगभग हर बार आता रहता है। चाहे वो लोक प्रशासन से रिलेटेड प्रथम श्रेणी परीक्षा हो, क्या कहते हैं नेट की परीक्षा हो, द्वितीय श्रेणी यानी सोशल साइंस से जो सेकंड ग्रेड के पेपर होते हैं उनके अंदर लोक प्रशासन का पार्ट हो, उसके अंदर ये पोस्ट गोप तो मैं कहता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से हमेशा एक ना एक प्रश्न तो आया ही रहता है। तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझिएगा। प्रश्न ईजी आएगा, लेकिन वहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस में से तभी आप कर पाओगे जब आपको उसका सटीक जवाब पता होगा। ठीक है, देखिए पोस्ट गोप संबंधित जो विचारधारा है इसका प्रतिपादन किसने किया, लूथर गुलिक ने। एक प्रश्न तो यहीं पे पॉइंट पे रख लेना आपने कि लूथर गुलिक ने दिया था पोस्ट गोप का फॉर्मूला। क्या दिया था, पोस्ट गोप का फॉर्मूला लूथर गुलिक ने दिया था। द्विधारी कैंची की, द्विधारी मतलब 2 धार वाली कैंची से इसकी संज्ञा दी जाती है पोस्ट गोप सिद्धांत की। ठीक है, 2 धार वाली कैंची की संज्ञा दी जाती है पोस्ट गोप वाले सिद्धांत से। अब देखो लूथर गुलिक ने इसका प्रतिपादन किया। अब यहाँ पर एक जो लेटर है उसका हमें यहाँ पे अर्थ देखना है, उसको अच्छे से समझना है ताकि परीक्षा में वो आ जाए तो हम उसे कर सकें। देखो पोस्ट गोप में पहला जो लेटर है पी, उसको कहते हैं दोस्तों प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब आप समझ गए, नियोजन करना। अब ये आपके प्रशासन की दोस्तों पहली क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है, पहली क्रिया होती है, जिसमें हम क्या बना लेते हैं, एक कच्चा चित्र बना लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें किन किन कार्यों को करना है, कैसे करना है, कौन उसके लिए अपॉइंट होगा, कैसी हमें टीम चाहिए, कब करना है, इन सभी चीज़ों को हम एक साथ कर लेते हैं, फिर कार्य शुरू करते हैं। तो मतलब ये प्लानिंग हो गई, ये नियोजन हो गया। क्या हो गया, नियोजन। तो ये पहली क्रिया है। ये कैसी क्रिया है, प्रशासन की पहली क्रिया है, जिसके अंतर्गत प्रशासन की गतिविधियों को एक खाका तैयार किया जाता है, प्लानिंग की जाती है। ठीक है, तो पी से पी फॉर प्लानिंग यानी नियोजन करना, ध्यान में रखना। ठीक है, दूसरा देखिए सेकंड है आपका ओ का मतलब हो गया दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन। शाब्दिक अर्थ आप समझ गए, संगठन करना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्रशासन के कार्यों को बांटेंगे हम, उसका क्या करेंगे, विभाजन करेंगे। कैसे, क्लर्क का कार्य करे, ऑफिसर का कार्य करे, चपरासी का कार्य करे। समझ गए, मतलब जो जिसकी पोस्ट है, जिसके योग्य है, वो उसी हिसाब से कार्य करे। कार्य का आवंटन सही तरीके से हो ताकि कार्य सही समय पे पूरा हो सके, एक दूसरे को सपोर्ट मिल सके, जो जितने भी कर्मचारी हैं, कार्मिक हैं, उनके बीच में अच्छे बॉन्ड हो सके, कार्य संबंध अच्छे हो सके, उनके संबंध निर्धारित किए जाएं कि कौन किसके नीचे कार्य करेगा, कहाँ से आदेश की पालना होगी, किसका साइन महत्वपूर्ण है। ये सारी चीज़ें जो संगठन में होती हैं वो ये की जाती है। एक ऑर्गेनाइजेशन ये चीज़ें तय करता है कि किस व्यक्ति को क्या कार्य करना है और किस व्यक्ति को क्या सही कार्य मिले, ताकि जो काम हो उसके अंदर एक अच्छा परफेक्शन आ सके, सही तरीके से वो हम अपने जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उनको उद्देश्यों को पूरे करते हुए लक्ष्य तक पहुंच जाएं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है दोस्तों, मतलब प्रशासन में कार्यों का विभाजन, वो भी सही तरीके से, सही अनुपात में। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये है आपका एस का मतलब है यहाँ पर स्टाफिंग मतलब जो आपकी कर्मचारी व्यवस्था है, कार्मिक व्यवस्था है, उसको आवश्यकता के अनुसार हम लोगों को भर्ती करेंगे,
उनको प्रशिक्षण देंगे, उनको पोस्टिंग देंगे उनसे कार्य करवाने के लिए। तो मतलब आवश्यकता के अनुसार व्यक्तियों की प्राप्ति, प्रशिक्षण, उनका पदस्थापन, ये सारी चीज़ें स्टाफिंग में होती है। किस में होती है? स्टाफिंग में होती है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, यानी कार्मिक व्यवस्था, कर्मचारी व्यवस्था या व्यवस्था करना, इसका आप ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर डी का मतलब हो गया दोस्तों डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है निर्देश देना, निर्देशित करना, निर्देशन। ठीक है। अब यहाँ पर जो कर्मचारी होंगे उनके कार्यों को करवाने के लिए हम एक निर्धारित उनको निर्देश दें। ठीक है। इसमें क्या है? नियंत्रण इसमें शामिल है, कंट्रोल इसमें क्या है? शामिल है। डायरेक्शन में, डायरेक्टिंग में कंट्रोल शामिल है। तो मतलब एक सही तरीके से उनको डायरेक्शन देना ताकि वो अपने कार्य अच्छे तरीके से कर सकें। तो कार्य के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये निश्चित किया जाता है कि कार्य निर्धारित अपेक्षानुरूप करें। जिस तरह उनको निर्देश दिए जाएं उसी हिसाब से कार्य पूरे होने चाहिए। ये सीधी सी भाषा में आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक फिल्म का डायरेक्टर होता है ना, वो जैसे निर्देश देता है ना, वैसी ही सीन और वैसे ही एक्टिंग फिल्माई जाती है। ध्यान में रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपको, ये है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, CO। देखो CO को एक साथ लिया जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा परीक्षा में। ठीक है। CO आ जाएगा तो कन्फ्यूज मत होइएगा, कोऑर्डिनेशन वहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। या आप कह सकते हैं समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन। अब समन्वय किस में करेंगे? हम करेंगे अपने कर्मचारियों में, हम उनकी यूनिट्स में, उनकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर, उनकी जो टीम है उनके अंदर, उनमें सब में हम एक दूसरे की कैसी भावना जागृत करेंगे? हेल्पिंग वाली यानी सहयोग वाली भावना हम वहाँ पर उनके अंदर लेके आएंगे। कोऑर्डिनेशन से, टीम मैनेजमेंट से, टीम सपोर्ट से, एक दूसरे का साथ देने से, ऐसे जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं? समन्वय के अंतर्गत आते हैं। जिसमें टीम में ये भावना करना कि भाई जितने भी संघर्ष हैं हम मिलकर साथ उनको पूरा करेंगे, संघर्ष साथ करेंगे, सारे अपने अपने हिस्से का काम अच्छे से करेंगे और फिर हम अच्छे से अपना प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएंगे। तो ये है आपका कोऑर्डिनेटिंग या समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन। ठीक है साहब। एक है आपका रिपोर्टिंग, R फॉर रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब होता है प्रतिवेदन। हिंदी में क्या होता है? प्रतिवेदन। अब जो अधीनस्थ स्तर के होते हैं, उच्चस्थ और अधीनस्थ, ठीक है, जो नीचे के स्तर के जो कर्मचारी होते हैं वो गतिविधियों को अपने उच्च अधिकारी तक रिपोर्ट के माध्यम से बताएंगे। उनको रिपोर्ट सबमिट करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि साहब ये काम हो चुका, यहाँ तक हम पहुँचे हैं, ये अभी बचा है। ठीक है। तो यहाँ पर जो फिर उच्च अधिकारी होंगे वो उसी काम को देखते हुए आदेश जारी करते रहेंगे। आधार उनका यही होगा, वो रिपोर्ट ही उनका आधार होगा। कोई भी अधिकारी फील्ड में नहीं जाता, नीचे के कर्मचारी उनको जो फाइल भेज देते हैं तो वो उसी के आधार पर उनको अगला काम दे देता है। अब जिस दिन वो फील्ड में उतर जाएगा उस दिन उसको पता चलता है अरे यार वो पिछला काम तो उन्होंने कागजों में पूरा करके दे दिया। तो मतलब वहाँ पर ये देखा जाएगा कि जो रिपोर्टिंग है, प्रतिवेदन है, वो अधीनस्थ ने अपने उच्चस्थ अधिकारी को दिया, उसको अवगत करवाया, उसके बाद वहाँ से आदेशों का प्रसार होता है। ठीक है। तो उच्च अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारी मतलब सीनियर और जूनियर दोनों में तालमेल रहेगा। एक दूसरे को वो इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, सूचना देते रहेंगे, सूचित करते रहेंगे। यही है आपका रिपोर्टिंग या प्रतिवेदन। नेक्स्ट है आपका बजटिंग। ठीक है। बजटिंग मतलब जो बजट से मतलब क्या होता है आपका? रुपए पैसा लेन देन, वित्त व्यवस्था। तो किसी भी संगठन के लिए या हम कह सकते हैं किसी भी संस्था के लिए जो अपनी उनकी आवश्यकता उनको पूरा करने के लिए वो क्या करेंगे? खर्चे और कमाई यानी आय और व्यय, इनका लेखा जोखा रखेंगे, देख रेख करेंगे। तो ये जिम्मेदारी होती है कि लोक प्रशासन में वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन किया जाए और उसके अनुसार ही प्रशासक गण कार्य करते रहें। तो बजटिंग भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो पोस्ट गोव के ये जो 7 जो ये लेटर हैं जिनके अंदर आपको ये चीज़ें निकल के आती हैं, इन्हें आप अच्छे से ध्यान में रख लेना। ठीक है ना। इनको आप ध्यान में रखेंगे तो आपको परीक्षा में बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन देखते ही आप ठीक कर देंगे तो आपको खुशी महसूस होगी और मेरा भी ये प्रयास है जो सफल होगा। लोक कल्याणकारी विचारधारा देखिए ये आसान सी है।
इस विचारधारा में क्या होता है कि राज्य के सभी कार्य जन या लोक कल्याण हेतु है, जिससे जनता क्या रहे, सुखी रहे। ये विचारधारा ऐसा कहती है कि लोक प्रशासन का वो क्षेत्र जिसमें लोक कल्याणकारी रूप को स्वीकार करें, राज्य का लोक कल्याणकारी रूप को स्वीकार करें, जिसमें जनता के लिए जो हो सके वो कार्य करें, जिससे जनता क्या हो, सुखी हो। इस विचारधारा के अंतर्गत ये बातें की जाती है। तो दोस्तों, आपको मैंने ये विचारधाराओं संबंधित संकुचित, व्यापक, पोस्ट गोप और लोक कल्याणकारी, तो जिसमें आपको पोस्ट गोप वाली जो विचारधारा है उसको विशेषतः ध्यान में रखना है। यहाँ पर ये मोस्ट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना ही है। ये जो लेटर्स हैं, ये जो शब्द हैं, इनको आपको, शब्द हैं, वर्ड्स हैं जो ये, इनको आपको इनके अर्थ और इनकी भूमिका ये बिल्कुल ध्यान में होनी चाहिए। परीक्षा में मिलान प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है, सिंगल प्रश्न के रूप में भी आ सकता है। तैयार रहिएगा हर तरीके से। तो विशेष मैंने हाईलाइट कर दिया इस बात को, आप इसे ध्यान में रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को आप शेयर भी कीजिए, सपोर्ट भी कीजिए और वीडियो को लाइक करके बिना मत जाया करें। थैंक यू सो मच।